नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो में। जैसा कि हम मोटर की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था मोटर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कौन सा मोटर कहाँ पर यूज किया जाता है। और सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था मोटर के कंस्ट्रक्शन और उसके पार्ट के बारे में। अब हम इसके थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे बैक ईएमएफ के बारे में। बैक ईएमएफ क्या होता है, बैक ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। उसके बाद हम इसके देखेंगे टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बैक ईएमएफ क्या होता है। जब डीसी मोटर को सप्लाई वोल्टेज दी जाती है तो आर्मेचर वाइंडिंग में करंट बहता है। यह करंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिलकर टॉर्क पैदा करता है और यह मोटर को घुमाने लगता है। लेकिन जैसे ही आर्मेचर घूमता है, उसके कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटते हैं, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण आर्मेचर में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। और लेंज के नियम के अनुसार यह नया पैदा हुआ वोल्टेज या बैक ईएमएफ हमेशा उस मुख्य वोल्टेज का विरोध करता है जो मोटर को घुमा रहा है। इसलिए इसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं या काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। और इसका जो सिंबल होता है कैपिटल ई होता है। लेंज के नियम के अनुसार यह उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होता है। अब हम देखेंगे बैक ईएमएफ का फॉर्मूला। तो अगर किसी डीसी मोटर का मुख्य वोल्टेज V है, बैक ईएमएफ EB है और मोटर के रेजिस्टेंस IaRa हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा V = EB + IaRa। इसी फॉर्मूले से अगर हमें बैक ईएमएफ निकालना हो तो इसको हम EB को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा EB = V - IaRa। इसमें EB क्या है, ये बैक ईएमएफ है जो कि वोल्टेज में मेजर करते हैं हम, और V है सप्लाई वोल्टेज, और Ia क्या है, ये आर्मेचर करंट, और Ra क्या है, ये आर्मेचर में रेजिस्टेंस। इसका सेकेंड फार्मूला है EB = P phi Zn/60A, जहाँ पर P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स हैं, phi क्या है, फ्लक्स पर पोल जिसको हम वेबर में मेजर करते हैं, और Z क्या है, Z है टोटल आर्मेचर कंडक्टर्स, और N क्या है, N है स्पीड RPM में, A क्या है, A है पैरेलल पाथ। यहाँ से याद रखने वाला पॉइंट है, जो हमारा बैक ईएमएफ होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो स्पीड इनटू फ्लक्स पर पोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि वहाँ जो बैक ईएमएफ होता है वो फ्लक्स और स्पीड दोनों पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं बैक ईएमएफ जरूरी क्यों है या इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जो हमारा बैक ईएमएफ होता है वो हमारे मोटर के लिए एक सेफ्टी वॉल की तरह काम करता है। इसके मुख्य फायदे कौन कौन से हैं? करंट को कंट्रोल करना, जब हमारी मोटर रुकी होती है या स्टार्ट करते समय, और जो बैक ईएमएफ क्या होता है वो 0 होता है, इसलिए जो शुरुआती करंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही हम मोटर स्पीड पकड़ती है, जो बैक ईएमएफ होता है वो बढ़ता है और वो करंट को सुरक्षित लेवल पर ले आता है ताकि हमारी मोटर जले नहीं। सेकंड हमारा है स्पीड को रेगुलेट करना। जो बैक ईएमएफ होता है वो डीसी मोटर की स्पीड को खुद ब खुद कंट्रोल करता है। अगर हम लोड बढ़ता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होने पर हमारा जो बैक ईएमएफ होता है वो भी कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो आर्मेचर करंट होता है वो बढ़ जाता है। जैसे ही हमारा आर्मेचर करंट बढ़ता है, हमारा जो मोटर होता है लोड खींचने के लिए ज़्यादा टॉर्क मिल जाता है। अब हम बात करते हैं अगर हमारा लोड कम हो जाता है, तो जैसे ही लोड कम होता है स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने के साथ साथ हमारा जो बैक ईएमएफ भी बढ़ जाता है। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो जो बैक ईएमएफ होता है मोटर के लिए एक सुरक्षा प्रणाली है। अगर बैक ईएमएफ ना हो तो मोटर चालू होते ही अत्यधिक करंट लेगी, जिसके कारण मोटर जल जाएगी। अब इसी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम देखें जो बैक ईएमएफ होता है मोटर में स्पीड रेगुलेशन की तरह कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या है, जब हमारा मोटर स्टार्ट होता है, जब हमारा मोटर स्टार्ट होता है जो हमारी इनिशियल स्पीड होती है वो 0 होती है, और हमें मालूम है हमारी स्पीड 0 है तो हमारा बैक ईएमएफ भी 0 होगा। इसकी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। इसमें पुट करने का हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो Ia = V/Ra हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, जो कि लगभग 0.2 ओम से 1 ओम के बीच होती है, जिसके कारण हमारी जो करंट होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर हमें सप्लाई वोल्टेज 220 है और हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, तो हमारे Ia की वैल्यू क्या हो जाएगी 440 एम्पेयर, और इतनी करंट से हमारा मोटर क्या होगा, फूक जाएगा। इसी कारण हमारी जो डीसी मोटर होती है हम उसमें स्टार्टर लगाते हैं ताकि हमारी जो स्टार्टिंग करंट है उसको हम कंट्रोल कर सकें। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है, हमारी सप्लाई वोल्टेज 220 है, बैक ईएमएफ हमारा क्या है 210 वोल्ट है, हमारा रेजिस्टेंस क्या है 0.5 ओम है। इस सारी वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो हमारा आई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 20 एम्पेयर। यानी कि जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती है बैक ईएमएफ भी बढ़ता है और हमारा आर्मेचर करंट क्या है घटता है। तो इसे हम यहाँ पर याद रख सकते हैं कि हमारा बैक ईएमएफ बढ़ने पर या स्पीड बढ़ने पर आर्मेचर की जो करंट होती है वो घट जाती है।
अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन क्या है? लोड बढ़ाने पर। मान लीजिए हमारी मोटर पर अचानक लोड बढ़ गया, और लोड बढ़ेगा तो हमारी स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। स्पीड कम होने पर क्या होगा? बैक ईएमएफ भी कम हो जाएगा। जैसे ही बैक ईएमएफ कम होगा, हमारा क्या होगा? करंट बढ़ जाएगी। इसे आप इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारी सप्लाई वोल्टेज 220 है और हमारा बैक ईएमएफ क्या है? 210 है। हमारे आर ए की वैल्यू क्या है? 0.5 है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या होगा? करंट बढ़ा हुआ आएगा। और हमें मालूम है जैसे ही हमारा करंट बढ़ता है, हमारा क्या है? टॉर्क भी बढ़ जाता है। और टॉर्क बढ़ने में क्या होगा? रोटेटिंग फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो जो बढ़ा हुआ लोड होगा उसको क्या करे? कंपनसेट कर देगा। इसी वजह से डीसी मोटर होती है, लोड के अनुसार करंट को अपने आप एडजस्ट कर लेती हैं। ये तो होगा लोड बढ़ने पर क्या होता है। अब हम बात करते हैं अगर लोड घटा दिया जाए। मान लीजिए हमने लोड घटा दिया, तब क्या होगा? तो लोड कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो हमारा बैक ईएमएफ बढ़ जाएगा। और जैसे ही बैक ईएमएफ बढ़ेगा, हमारा करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। करंट कम होगा तो हमारी टॉर्क भी कम हो जाएगी। और इसी तरह से हमारा जो डीसी मोटर होता है उसमें हमारा जो बैक ईएमएफ होता है वो सेल्फ रेगुलेटिंग की तरह काम करता है। इसको एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए सप्लाई वोल्टेज हमारा क्या है? 240 है। हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.4 ओम और हमारा जो आर्मेचर करंट है वो है 25 एम्पेयर। तो आप बैक ईएमएफ कैसे निकालेंगे? इन सब की वैल्यू में इसमें पुट कर देंगे, मतलब बैक ईएमएफ वो निकल के आ जाएगा जो कि हमारा 230 है। अब हम बात करते हैं अगर हम बैक ईएमएफ को हटा दें या उसके ऑप्शंस में हमारे मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हमारा बैक ईएमएफ नहीं होगा तो हमें मालूम है जैसे ही बैक ईएमएफ हटता है, हमारा करंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग क्या होगी? फूक जाएगी। हमारा मोटर क्या होगा? डैमेज हो जाएगा। और बैक ईएमएफ करता क्या क्या है? तो बैक ईएमएफ हमारा करंट को कंट्रोल करता है, स्पीड कंट्रोल करने में मदद करता है और लोड के अनुसार हमारा टार्क को क्या होता है? समायोजित करता है, फिर एडजस्ट करता है और मोटर को सेफ भी रखता है और स्टेबल संचालन भी देता है। अब कुछ पॉइंट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। तो जो बैक ईएमएफ होता है, आर्मेचर के घूमने से उत्पन्न होने वाला वह ईएमएफ है जो सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है? V = EB + IA/RA। IA क्या है? आर्मेचर करंट और RA क्या है? आर्मेचर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बैक ईएमएफ जो होता है मोटर की स्पीड के समानुपाती होता है। यानी कि हमारी स्पीड बढ़ती है तो हमारा बैक ईएमएफ भी बढ़ता है। और जैसे हमारा बैक ईएमएफ बढ़ता है, हमारा करंट क्या होता है? वो घट जाता है। मतलब हमारा जो बैक ईएमएफ होता है वो करंट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि उसके स्पीड के समानुपाती होता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लोड बढ़ने पर बैक ईएमएफ कहता है घट जाता है और करंट बढ़ जाती है और टॉर्क भी बढ़ जाता है। मतलब हमारा करंट बढ़ने पर टॉर्क बढ़ता है और बैक ईएमएफ बढ़ने पर हमारा या फिर स्पीड बढ़ने पर हमारा बैक ईएमएफ बढ़ता है। और इसी कंडीशन के कारण हमारा जो मोटर होता है वो सेफ रहता है और सेल्फ रेगुलेटिंग बना रहता है। तो अभी तक हमने देखा बैक ईएमएफ के कॉन्सेप्ट और थ्योरी। अब हम देखेंगे बैक ईएमएफ के वन लाइनर क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला है, जो हमारा बैक ईएमएफ होता है उसको हम काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। जो बैक ईएमएफ का सिंबल होता है वो EB होता है और जो बैक ईएमएफ होती है वो केवल मोटर में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है हमारा बैक ईएमएफ आर्मेचर के घूमने के कारण उत्पन्न होता है। बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज का विरोध करती है। अगला पॉइंट है बैक ईएमएफ का सिद्धांत फैराडे लॉ पर आधारित है। अगला पॉइंट है बैक ईएमएफ की दिशा लेंज लॉ के अनुसार होती है। अगला पॉइंट है मोटर जितनी तेजी से घूमता है बैक ईएमएफ उतना ही अधिक होगी। अगला पॉइंट है स्पीड शून्य होने पर बैक ईएमएफ भी शून्य हो जाता है। अगला पॉइंट है मोटर स्टार्ट होने पर बैक ईएमएफ नहीं होता, मतलब हमारी जो इनिशियल स्टार्टिंग होती है वहाँ पर हमारा बैक ईएमएफ क्या होता है? 0 होता है। अगला क्वेश्चन है स्टार्टिंग करंट बहुत अधिक होने के कारण हमारा बैक ईएमएफ लगभग शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर में स्टार्टर का उपयोग स्टार्टिंग करंट को सीमित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बैक ईएमएफ आर्मेचर करंट को नियंत्रित करती है। अगला पॉइंट है बैक ईएमएफ मोटर की सुरक्षा करती है। अगला पॉइंट है बैक ईएमएफ के बिना आर्मेचर करंट बहुत अधिक हो जाएगी जिससे हमारी मोटर फूक जाएगी। अगला पॉइंट है बैक ईएमएफ मोटर की सेल्फ रेगुलेटिंग का आधार है। अगला पॉइंट है बैक ईएमएफ स्पीड के समानुपाती होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बैक ईएमएफ फ्लक्स के समानुपाती होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो बैक ईएमएफ होता है वो फाई एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डीसी मोटर का वोल्टेज इक्वेशन है V = EB + IA/RA और इसी इक्वेशन को हम दूसरी तरह से ले सकते हैं EB = V - IA/RA। अगला है हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कम रेजिस्टेंस के कारण स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्पीड बढ़ने पर आर्मेचर करंट घटती है, जबकि स्पीड घटने पर हमारी आर्मेचर करंट बढ़ जाती है। जबकि हमारा लोड बढ़ाने पर जो बैक ईएमएफ होता है वो कम हो जाता है, कि लोड कम करने पर हमारा बैक ईएमएफ बढ़ जाता है क्योंकि हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है। इस तरह से जो बैक ईएमएफ कम करने पर हमारा टॉर्क क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला हमारा बैक ईएमएफ बढ़ने पर हमारा टॉर्क जस्ट अपोजिट कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोड के अनुसार हमारा जो करंट होता है वो खुद को एडजस्ट कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है बैक ईएमएफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है
बैक ईएमएफ मैकेनिकल रोटेशन के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्मेचर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटते हैं जिसके कारण हमारा ईएमएफ उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैक ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ का ही एक रूप है। नेक्स्ट पॉइंट है बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से हमेशा कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रनिंग कंडीशन में जो बैक ईएमएफ होता है लगभग सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फुल लोड पर बैक ईएमएफ थोड़ा कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नो लोड पर बैक ईएमएफ अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बैक ईएमएफ बढ़ने से पावर लॉस कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शंट मोटर में बैक ईएमएफ लगभग स्थिर रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है बैक ईएमएफ मोटर की स्पीड कंट्रोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला पॉइंट है बैक ईएमएफ मोटर की एफिशिएंसी बढ़ाने में सहायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बैक ईएमएफ के कारण मोटर स्थिर गति बनाए रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है बैक ईएमएफ टॉर्क और करंट के बीच संतुलन बनाए रखती है। अगला पॉइंट है बैक ईएमएफ का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला पॉइंट है बैक ईएमएफ को काउंटर वोल्टेज भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है बैक ईएमएफ मोटर के सामान्य संचालन के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट है डीसी मोटर का संचालन बैक ईएमएफ के बिना सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।